हेलो एस्पिरेंट्स। आज का जो हमारा पूरा डिस्कशन रहेगा वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर रहेगा। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज का जो हमारा डिस्कशन है वो एसए के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है और मेंस में इसके क्वेश्चन आने की भी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो आज जो हम डिस्कशन कर रहे हैं वो है नाटो, यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसके एक्सपेंशन, इसके विस्तार से वर्ल्ड को क्या चैलेंजेस, क्या चुनौतियाँ फेस करनी पड़ रही हैं, इस पे आज का हमारा पूरा डिस्कशन रहेगा। जैसा कि आप पिछले 1.5 सालों से देख भी रहे हैं कि यूक्रेन और रशिया में वॉर चल रहा है और उसके पीछे का रीज़न ही नाटो की सदस्यता को लेकर है। और अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि आपने अभी देखा होगा कि अ, फिनलैंड फिनलैंड एक नामक देश है जो रशिया की बाउंड्री को के पास में है। उसने नाटो की सदस्यता ग्रहण करी है और 31वें सदस्य के रूप में नाटो का मेंबर बना है। तो देखिए, ऐसा होता है कि अंतर्राष्ट्रीय जो राजनीति है इसमें विश्वास का एक बहुत बड़ा रोल होता है। क्योंकि देखिए, एक देश की सुरक्षा की चाहत जो होती है वो दूसरे देश की असुरक्षा बन जाती है। और वर्तमान में जो हम देख पा रहे हैं कि रशिया और यूक्रेन युद्ध, जिसका प्रमुख कारण नाटो की सदस्यता को लेकर ही है। विस्तारवादी योजनाएं जो चल रही हैं इस समय पूरे वर्ल्ड में, उसकी वजह से बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चाहे वह खाद्य संकट हो या वैश्विक महामारी या असुरक्षित होने की भावना, ये सारी चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं वर्ल्ड के सामने चुनौती के रूप में प्रेजेंट हैं आज के टाइम में। तो आखिर ऐसा क्या हुआ है, ऐसा क्यों इस तरीके की चीज़ें डेवलप हुई हैं कि यूनाइटेड नेशन के होते हुए ऐसी किसी संस्था की ज़रूरत पड़ी है जो यूरोपीय देशों की सुरक्षा की भावना को लेकर गठित की गई थी। और जैसा कि आप जानते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का चार्टर है एक, उसकी धारा 52 और 54 में ही ऐसे क्लॉज दिए गए हैं जो इसकी संगठन के निर्माण की छूट दे देते हैं। देखिए, नाटो का जो गठन है उसके पीछे का एक महत्वपूर्ण जो कारण रहा है वो ये है कि जो हमारे यूरोपीय देश हैं, जो हमारे यूरोपीय देश हैं उनके अंदर सुरक्षा की भावनाओं को लेकर हमेशा से ही संशय बना रहा है। जैसा कि आप पहले भी जानते रहे हैं कि रशिया जो है वो पहले यूएसएसआर था और यूएसएसआर और अमेरिका के बीच हमेशा से ही जो रिश्ते रहे हैं वो तनावपूर्ण रहे हैं। तो नाटो की स्थापना का जो मुख्य विषय था वो यही था कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका कैंप और तुम्हारा आपका जो है रशिया का साम्यवादी कैंप, इन दोनों के बीच एक अविश्वास था और पश्चिमी यूरोपीय देश सोवियत संघ के खतरे को अकेले सामना करने में सक्षम नहीं थे। इन यूरोपीय देशों में अमेरिका के साथ मिलकर नाटो जैसे संगठन की स्थापना करी और और 1949 में नाटो एग्जिस्टेंस में आया। अब देखिए, नाटो का उद्देश्य क्या रहा है। नाटो एक सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर काम करता है और इसका जो क्लॉज 5 है, अनुच्छेद 5 है, उसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि यदि किसी नाटो सदस्य के विरुद्ध किसी गैर सदस्य द्वारा बाह्य आक्रमण किया जाता है तो ऐसे आक्रमण सभी नाटो देशों के लिए उनके विरुद्ध माना जाएगा और ऐसी स्थिति में सभी सदस्य सामूहिक रूप से मिलकर उस देश के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं और उसमें सैनिक कार्रवाई भी इंक्लूड रहती है। अब सवाल ये उठता है कि जब नाटो का गठन हुआ तब सोवियत संघ की सुरक्षा के खतरे के विरुद्ध किया गया ये गठन था। फिर लेकिन आप देखेंगे कि जब कोल्ड वर्ल्ड वॉर, जो आपका कोल्ड वॉर होता है, वो 1992 में आते आते ख़त्म हो जाता है, यूएसएसआर का विघटन हो जाता है। तो उसके बाद इसकी क्या आवश्यकता पड़ बची। दूसरा क्वेश्चन ये उठता है कि नए सदस्यों को जिस तरीके से नाटो में शामिल किया जा रहा है वो उनका अगर हम बैकग्राउंड देखें तो वो ना तो आर्थिक रूप से सक्षम है और ना ही सैनिक रूप से बहुत ही सुदृढ़ है। तो ऐसा क्या कारण है कि नाटो ऐसे देशों को अपने अपनी सदस्यता दे रहा है।
तो इसके पीछे अगर हम जाएंगे तो ये देखेंगे कि जो पूर्वी यूरोप है उस पर हमेशा प्रभुत्व रहा है सोवियत संघ का, और जो पश्चिमी यूरोप रहा है उसमें नाटो का प्रभाव हमेशा सबसे ज़्यादा रहा है। अब क्या हो रहा है कि नाटो अपनी भूमिका को पूर्वी यूरोप की तरफ बढ़ा रहा है धीरे धीरे, चाहे वो यूक्रेन हो, फिनलैंड हो, और भी कई सारे देश हैं जिनकी तरफ इसने रुख किया हुआ है, और रशिया इसी का विरोध कर रहा है और हमेशा से इसको करता आया है। क्योंकि अमेरिका सहित नाटो देश सीधे तौर पर रूस से युद्ध तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए उसकी स्थिति को कमज़ोर करने के लिए और यूरोपीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से ही सही पूर्वी यूरोपीय देश इनकी मदद कर रहे हैं। अब जैसे आप यूक्रेन को ले लीजिए, अगर यूक्रेन नाटो की सदस्यता चाहता था और नाटो देश जो है वो यूक्रेन को सदस्यता देना ही चाहते थे, तो क्यों नहीं दिए? दे देना चाहिए था। फिर उन्होंने ऐसा क्यों नहीं किया? इसके पीछे का क्या मकसद रहा होगा? वहीं फिनलैंड को इन्होंने उसकी सदस्यता दे दी। तो पश्चिमी देशों का सिर्फ इतना ही है कि वो रशिया को कमज़ोर स्थिति में करना चाहते हैं, जिससे कि उनकी जो असुरक्षा की भावना है वो कहीं ना कहीं कम हो जाए। ठीक है, तो ये तो एक बैकग्राउंड है आपका नाटो नाटो के लिए। और अब देखिए इससे हुआ क्या है, उस इससे जो विश्व के समक्ष जो चुनौतियां उत्पन्न हुई हैं उसमें जो प्रमुख मुद्दे हैं, जो प्रमुख बातें हैं वो ये है कि अ, देखिए विश्व में गुटबंदियां बहुत तेज़ी से हो रही हैं और जिससे तनाव भी उत्पन्न हो रहा है। और अगर इस तरह की गुटबाजियाँ होती रही, गुटबाजियाँ से इन अ सेंस अगर मैं एग्जांपल दूं, तो जैसे भारत क्वाड का सदस्य है, ठीक है, और जिसकी वजह और अमेरिका है, रशिया रशिया के साथ अमेरिका का कोई भी मतलब कि किसी तरीके का सौहार्दपूर्ण रिलेशन रहा नहीं है। तो जैसे ही यूक्रेन और रशिया में वॉर होता है, अमेरिका सभी देशों को कहता है कि आप रूस की कोई मदद नहीं करेंगे या फिर उससे कोई इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम नहीं करेंगे। तो इससे हुआ ये है कि भारत जैसे विकासशील देशों के लिए समस्या उत्पन्न हुई हैं, चाहे वो खाद्य आपूर्ति हो या फिर आयात निर्यात में अ, आयात निर्यात के जो भी संबंध रहे हों। खाद्यान्न वस्तुओं की पूर्ति बाधित हो रही है। इससे क्या हो रहा है कि गरीबी, भुखमरी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधक बन रही हैं। इसके बाद एक और महत्वपूर्ण इससे जो कारण निकल के आया है वो ये है कि विश्व मंदी की समस्या से निरंतर ग्रसित होता जा रहा है, जिसका प्रभाव बहुत हद तक हम कई देशों के दिवालियापन में भी देख सकते हैं। उसके अलावा एक और महत्वपूर्ण चुनौती ये है कि जलवायु प्रदूषण, वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है, परमाणु हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है, विभिन्न मिसाइलों के प्रयोग से वैश्विक तापमान को बढ़ावा मिल रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कहीं न कहीं सभी देशों को तृतीय विश्व युद्ध की आहट दिखाई दे रही है। हालांकि कोई सीधे तौर पर इस युद्ध में पार्टिसिपेट करना नहीं चाह रहा है, लेकिन जिस तरीके से यूरोपीय देश नाटो के माध्यम से रूस के हितों को दरकिनार करते हुए इस तरीके की परिस्थितियां उत्पन्न कर रहे हैं, वहाँ उससे ये कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि ये पूरे विश्व में कई सारे ध्रुवों का निर्माण कर रहे हैं, गुटबाजियाँ निर्मित कर रहे हैं। तो ये है पूरा एक मैंने एक ओवरव्यू दिया है आपको कि नाटो क्या है, नाटो की वजह से वर्ल्ड को क्या चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और बैकग्राउंड में नाट क्या इतिहास रहा है नाटो के एग्जिस्टेंस का। तो ये तो मैंने एक बेसिक आपको बताई है चीज़ें। अब देखिए इसको अगर हम ऐसे के फॉर्मेट में लिखना चाहेंगे तो वो कैसे लिखेंगे? ये है जैसे, ये देखिए आप, ये जो मैंने ऐसे लिखा हुआ है इसको आप चाहो तो एज ए ऐसे यूज़ कर सकते हो, या फिर इसी को आप थोड़ा सा इम्प्रोवाइज़ करके मेंस आंसर राइटिंग में डायरेक्ट लिख सकते हो। तो मैंने जो लिखा हुआ वो ये है कि अप्रैल 2023 में रूस का पड़ोसी देश फिनलैंड
नाटो में एक 30वां सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में विश्वास के अभाव के कारण ऐसा होता है कि एक देश की सुरक्षा की चाहत दूसरे देश के लिए असुरक्षा का कारण बन जाती है। वर्तमान में 21वीं सदी के सबसे बड़े संकट रूस यूक्रेन युद्ध का प्रमुख कारण नाटो की रूस की सीमा तक विस्तारवादी योजना को समझा जा सकता है, जिसने विश्व के सामने अनेकों अनेक चुनौतियों को लाकर खड़ा कर दिया है। फिर चाहे वो खाद्य संकट हो या वैश्विक मुद्रास्फीति या असुरक्षित होने की भावना। नाटो की स्थापना द्वितीय विश्व के बाद अमेरिका कैंप एवं रूस के साम्यवादी कैंप के बीच तनाव व अविश्वास का परिणाम थी। पश्चिमी यूरोपीय देश सोवियत संघ के खतरे का अकेले सामना करने में सक्षम नहीं थे। अतः इन यूरोपीय देशों में अमेरिका के साथ मिलकर नाटो सैन्य संगठन की स्थापना करी। अब देखिए, इतना हमने बताने के बाद मैंने एक छोटा सा एक फ्लो चार्ट बना दिया है कि नाटो की स्थापना कब हुई, उसमें वर्तमान में कितने सदस्य हैं और इसको वाशिंगटन संधि के नाम से भी जाना जाता है। चाहता हूँ तो मैं इसको पैराग्राफ में भी लिख सकता है, लेकिन हमें कोशिश ये करनी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर कैसे गेन कर सकें, कैसे हम एग्ज़ामिनर को इम्प्रेसिव आंसर दे सकें। मोस्टली 90% लोग इसको पहले पैराग्राफ में उठा के लिख देंगे कि नाटो की स्थापना ये इस ईयर को हुई है, इसमें इतने सदस्य हैं। तो वो तो सभी लिख रहे हैं ना, लेकिन हमें इसी में से कैसे आंसर को इम्प्रूव करना है, कैसे अच्छा मार्क्स गेन करना है, इसकी कोशिश करनी है। हमारा टारगेट सिलेक्शन है, ठीक है। तो हमें अच्छे से अच्छे आंसर को प्रेजेंट करना पड़ेगा एग्जामिनर के सामने। अब ये मेंशन करने के बाद फिर मैंने लिखा है नाटो की उपयोगिता क्या है, मतलब नाटो का उद्देश्य क्या रहा है। तो नाटो एक सामूहिक सुरक्षा सिद्धांत पर आधारित संगठन है, जिसके अनुच्छेद 5 के अनुसार यदि किसी नाटो सदस्य के विरुद्ध किसी गैर सदस्य द्वारा बाह्य आक्रमण किया जाता है तो ऐसा आक्रमण सभी नाटो देशों के विरुद्ध माना जाएगा और ऐसी स्थिति में सभी सदस्य सामूहिक रूप से उस पर आक्रमण कर सकेंगे। इतना लिख लिया। अब देखिए, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं तो ये जो मैंने पैराग्राफ लिखा है जिसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस रेज किए हैं, ये ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से जायज़ है। लेकिन जब आप इसको आंसर राइटिंग में करेंगे, अगर आपके जीएस के पार्ट में आता है, तब आप इसको स्किप कर देंगे। तो ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू समझ लीजिए। सवाल यह उठता है कि जब नाटो का गठन सोवियत संघ की सुरक्षा के खतरे के विरुद्ध किया गया था, तो सोवियत संघ के विघटन के बाद नाटो को भंग क्यों नहीं किया गया, जबकि नाटो के विरुद्ध रूस ने वार्सा पैक्ट का विघटन शीत युद्ध के बाद ही कर दिया था। दूसरा सवाल ये उठता है कि जिन नए सदस्य देशों को नाटो के विस्तार में शामिल किया गया, वे पुराने संस्थापक सदस्यों की तुलना में आर्थिक व सैनिक दृष्टि से कमजोर हैं। फिर क्यों बड़े देश अपने धन का व्यय इन देशों की सुरक्षा में करेंगे। अब देखिए, फिर मैं एक फ्लो चार्ट लेके आया इतना क्वेश्चन पूछने के बाद। तो इस फ्लो चार्ट देखिए, हर चीज़ को लिखना ज़रूरी नहीं है, आपको प्रेजेंट करना ज़रूरी है कि कम शब्दों में आप चीज़ों को कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं। अब देखिए, मैंने पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप के बारे में यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मैंने फ्लो चार्ट दिया है और मैंने ये बताया कि पूर्वी यूरोप पर सोवियत संघ का प्रभाव है और पश्चिमी यूरोप पर नाटो का प्रभाव है। अब नाटो क्या कर रहा है, नाटो अपना विस्तार कहाँ कर रहा है, पूर्वी यूरोप की तरफ, जिसका अपोज कौन कर रहा है, सोवियत संघ यानी रशिया। अब रूस सदा पूर्वी यूरोप में नाटो के विस्तार का विरोध करता आया है। चूँकि अमेरिका सहित नाटो देश सीधे तौर पर रूस से युद्ध नहीं कर सकते हैं, इसलिए उसकी स्थिति को कमज़ोर करने के लिए तथा यूरोपीय सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए अप्रत्यक्ष रूप से पूर्वी यूरोप देश रूस की सीमा से लगे हैं, मदद कर रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, इतना लिख लिया आपने। अब देखिए, ये है आपका पूरा नाटो, यहाँ पे आपने एंड किया नाटो को। अब जो दूसरा पार्ट है, विश्व के लिए चुनौतियाँ, तो उन चुनौतियों के बारे में देख लेते हैं। सॉरी। विश्व में गुटबाजी व तनाव उत्पन्न हो रहा है, जिससे भारत जैसे विकासशील देशों के लिए समस्या उत्पन्न हो रही है। और एग्जाम्पल में मैंने बता दिया, खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति की समस्या हो गई है, आयात निर्यात में बाधा। दूसरा पॉइंट, खाद्यान्न व खाद्य वस्तुओं की पूर्ति बाधित हो रही है, फलस्वरूप गरीबी भुखमरी जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं, जो सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में बाधक बन रही हैं। देखिए, पॉइंट्स को कैसे आपको प्रेजेंट करना है और अच्छे से अच्छे कैसे लिखना है, ये चीज़ आप जब प्रैक्टिस करोगे तभी आएगी। और एग्जामिनर उन्हीं की पॉइंट्स को ढूंढता है।
विश्व में मंदी की समस्या निरंतर बनी हुई है, जिसका प्रभाव बहुत हद तक कई देशों के दिवालियापन होने में दिखाई पड़ता है। आप चाहे तो एग्जाम्पल दे सकते हैं, उसमें आप पाकिस्तान का एग्जाम्पल दे सकते हैं, श्रीलंका का एग्जाम्पल दे सकते हैं, और प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से उसका इम्पैक्ट इन पर भी पड़ा है। ठीक है। फिर एक आता है जलवायु प्रदूषण। वैश्विक तापमान में वृद्धि हुई है। परमाणु हथियारों के प्रयोग, विभिन्न मिसाइलों के प्रयोग ने वैश्विक तापमान को बढ़ावा दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण जो आखिरी पॉइंट रहेगा वो कि तृतीय विश्व युद्ध का खतरा बढ़ा है। सॉरी। तो ये हमारा एक पूरा फॉर्मेट हो गया है ऐसे के लिए। आप इसी को आप जीएस के आंसर में भी यूज़ कर सकते हैं। आपको इसी तरीके से एग्ज़ाम में भी लिखना है। और याद रखिए कि जितना आप बेहतर प्रेजेंट कर पाते हैं, जितना इम्पोर्टेंट की पॉइंट्स को आप यूज़ कर सकते हैं, आप उतना करिए। नंबर तभी आपको मिलेंगे। जर्नल आंसर तो सभी लिख के आते हैं, आपको उन्हीं में से एक अच्छा आंसर राइटिंग करना है। ठीक है। तो ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच। ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए।